साक्षी और मैं आपका स्वागत करती हूँ साक्षी सीडीपी में। कोर्स 506 ब्लॉक 4 यूनिट 12 स्टार्ट हो गई है आज, तो भाई मुबारक हो। यूनिट 12 के बाद यूनिट 13 और हमारा कोर्स 506 कंप्लीट। फिर हम कोर्स 501 पढ़ेंगे और फिर जितने भी कोर्स हैं वो सब लाइन वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। तो कोर्स 506 में जो यूनिट 12 है वो है एम्पावरिंग गर्ल चाइल्ड। अब गर्ल चाइल्ड को हमें एम्पावर करना है, ठीक है, तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। आगे क्या है, एम्पावरिंग का मतलब क्या होता है, सशक्तिकरण का मतलब होता क्या है। एम्पावरिंग बोले तो सशक्तिकरण, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, देखिए, मेकिंग पावरफुल, किसी को ना बहुत पावरफुल बना देना, किसी को बहुत सारी शक्तियां दे देना कि वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बन जाए, ठीक है। द आइडिया ऑफ पावर इज एट द रूट ऑफ द टर्म एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट अगर कोई टर्म है तो उसकी रूट यानी उसकी जड़ कौन है, उसकी जड़ है क्या, पावर, ठीक है। द आइडिया ऑफ पावर इज एट द रूट ऑफ एम्पावरमेंट, यही मैंने लिखा हुआ है। पावर ऑपरेट्स इन 4 डिफरेंट वेज, अलग अलग 4 तरीकों से ये पावर ऑपरेट होती है। ये 4 तरीके हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, 1 2 3 और 4। पहला है पावर ओवर। पावर ओवर का मतलब है इट इन्वॉल्व्स अ रिलेशनशिप ऑफ डोमिनेंस। ये क्या है, ये सत्ता, डोमिनेंस का मतलब होता है अपनी सत्ता। जैसे कि 2 लोग होते हैं, मान लीजिए एक मेल है एक फीमेल है, तो जो कभी जैसे आपके घर में अगर मम्मी की चलती है तो फीमेल डोमिनेंस हो गई, अगर पापा की चलती है तो मेल डोमिनेंस हो गई, है ना। तो ये क्या है, ये डोमिनेंस दिखाती है, मतलब अपनी सत्ता दिखाती है, ठीक है। पावर ओवर का मतलब होता है, ठीक है। ओवर मतलब हम किसी के ऊपर हावी हो जाते हैं ना, तो यही है। दूसरा है पावर टू। पावर टू का मतलब है कि डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, मतलब आप जो भी कोई डिसीजन लेते हो उसकी जो, जैसे कि आपके फॉर एग्जांपल आपके घर में मान लीजिए कोई नया, मान लीजिए अगर आपको पेट रखना है, ठीक है, तो जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होगी, जो बंदा डिसीजन लेगा वो कौन होगा, या तो मम्मी या पापा, है ना, यही दोनों तो होंगे। या फिर अगर आप ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हो तो आपको सबसे पूछना पड़ेगा, है ना। तो क्या है, ये डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, ये किसको पावर देगी, पावर टू, जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होगा, जो हेड होगा, ठीक है। पावर विद इन, पावर विद इन का मतलब अपने अंदर, जैसे कि हम में सेल्फ कॉन्फिडेंस है, हम में सेल्फ अवेयरनेस है, ये पावर विद इन सिर्फ एक इंडिविजुअल के लिए डिपेंडेबल है। दूसरा है पावर विद। पावर विद का मतलब है पावर इन्वॉल्व द पीपल ऑर्गेनाइजिंग विद द कॉमन पर्पस टू अचीव अ कलेक्टिव गोल। अच्छा, ये सबके साथ है, विद का मतलब सबके साथ, ऐसी पावर जो एक कॉमन पर्पस के लिए लोगों को क्या करेगी, कलेक्ट करेगी और एक कलेक्टिव गोल्स, मतलब उनका एक सामूहिक एक गोल होगा, उसको अचीव करेगी। तो ये 4 डिफरेंट वेज थे पावर के, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एम्पावरमेंट का आगे का क्या कॉन्सेप्ट है, ओके। एक बार फिर से देख लेते हैं। पावर ओवर मतलब डोमिनेंस, पावर टू मतलब डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, पावर विद इन यानी अपने अंदर, पावर विद का मतलब सबको मतलब सामूहिक रूप से एक काम करना है, सबकी उसमें भागीदारी होगी, कलेक्टिव गोल होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ओके। चलिए आगे आ जाते हैं। आगे है विमेन एम्पावरमेंट। विमेन एम्पावरमेंट का मतलब क्या है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल पावर, जो आपकी जो सोशल पावर है उसको आप क्या कर दोगे, रीडिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, मतलब उसे बांट दोगे दोबारा से। एंड कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज, और जो आपके रिसोर्सेज हैं उस पर किसका कंट्रोल हो जाएगा, इन दी फेवर ऑफ वुमेन, वो वुमेन के कंट्रोल में आ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि अब देखो, रिसोर्सेज को ना 4 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। नेचुरल रिसोर्सेज बोले तो लैंड, वाटर, फॉरेस्ट, जो भी चीज़ हमें नेचर से प्राप्त है वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज होती है हमारी इंफॉर्मेशन, नॉलेज, है ना। ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं जैसे हम पीपल, लेबर, स्किल्स, ये सब क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। फिनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं मनी, प्रॉपर्टी। तो इन सारे रिसोर्सेज पे कंट्रोल किसका हो जाएगा, पावर किसकी आ जाएगी, वुमेन की। इसको ही कहते हैं विमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। और ये एक डायनामिक प्रोसेस है। डायनामिक का मतलब गतिक, मतलब हमेशा चलने वाला, ये कभी रुकेगा नहीं। 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है स्टैटिक और एक होता है डायनामिक। स्टैटिक का मतलब होता है जो रुक जाए, स्थिर रहे, लेकिन डायनामिक का मतलब होता है गतिक, जो चलता रहेगा, निरंतर चलता रहेगा, ठीक है। ऐसा प्रोसेस है जिसका एम, जिसका उद्देश्य है कि वुमेन की लिबरेशन हो, उनके चॉइस ऑफ फ्रीडम हो, है ना, इक्वालिटी मिले, हर एक ज़िंदगी के आस्पेक्ट में, हर एक ज़िंदगी के स्फेयर में उनको क्या मिले, इक्वालिटी मिले, फ्रीडम मिले और लिबर्टी मिले, मतलब आत्मसम्मान, स्वाधीनता से जीने का अधिकार मिले। अच्छा, एम्पावरमेंट एक मल्टी डायमेंशनल, मतलब देखो आपने एक बात सुनी होगी 1D 2D 3D, है ना। डी बोले तो डायमेंशनल, है ना। तो क्या होता है, एम्पावरमेंट एक मल्टी डायमेंशनल, मतलब जिसकी बहुत सारी डायमेंशन है, ऐसा प्रोसेस है। इसको 2 चीज़ों में कैटेगराइज किया है,
इंडिविजुअल और कलेक्टिव। इंडिविजुअल का मतलब होता है कि देखिए इंडिविजुअल होता है एक, और कलेक्टिव का मतलब होता है बहुत सारा, जब आपने एकीकरण कर दिया हो ना, बहुत सारी चीज़ें मिलके एक बना दें, इसको कलेक्टिव कहते हैं। तो इंडिविजुअल में आते हैं सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, मतलब सोशली उस बंदी को एम्पावरमेंट दे दो, इकोनॉमिकली दे दो, पॉलिटिकली दे दो। कलेक्टिव बोले तो जितने भी कलेक्टिव कॉन्सिक्वेंसेज हैं उस पर आप एक्शन ले लो कलेक्टिवली, ठीक है। तो ये एक के लिए होगा और ये सबके लिए होगा, ऑलराइट, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि इसका मतलब सोर्सेज क्या है ना। इसके आगे है इंडिकेटर पढ़ेंगे इसके, फिर एक फ्लो चार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक बात बता रही थी कि मैंने ना इसके नोट्स बनाए हैं। मैंने जब अपनी वीडियो देखी तो मैंने देखा कि ये दिख नहीं रहे होंगे, यहाँ पे देखिए शायद आपको दिख रहे हो। तो ऐसे ना नोट्स मैंने काफ़ी बना रखे हैं, तो अगर आपको इन नोट्स की भी ज़रूरत हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। NIOS के नोट्स कंप्लीट है, ठीक है। चलिए, इंडिकेटर्स ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ विमेन। विमेन एम्पावरमेंट के इंडिकेटर्स क्या हैं? देखिए, सबसे पहले है कि इन्हेंस द सेल्फ इस्टीम। ये क्या करेगा? सेल्फ इस्टीम, आपके अंदर की जो क्षमता है उसको बढ़ाएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, और जिससे क्या होगा, हम इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंस बनेंगे। मतलब हम क्या बनेंगे, क्या कहते हैं, स्वतंत्र बनेंगे, है ना। एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा विमेंस का। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, मतलब डिसीजन यानी कि बोले तो निर्णय लेने की क्षमता आएगी उनमें। अवेयर अबाउट द राइट्स ऑफ विमेन, और हमें क्या होगा, जो विमेन के जो राइट्स हैं, जो विमेन के जो अधिकार हैं, उसके बारे में हमें जागरूकता होगी। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि नीड, कि इसकी ज़रूरत क्यों है, नीड क्यों है, ज़रूरत क्यों है। तो नीड इसलिए है क्योंकि अभी मेल डोमिनेंस सोसाइटी है, और वो ये एक्सपेक्ट करती है, वो ये चाहती है विमेन से कि वो वही पुराने स्टीरियोटिपिकल रोल करते रहें, जो सदियों से जो रूढ़िबद्धता, जो रूढ़िवादी प्रणाली में जो विमेंस के रोल निर्धारित थे वो वही करती रहें, ठीक है। नया नहीं करें, आगे नहीं बढ़ें, कंधे से कंधा मिला के नहीं चलें, कुछ नहीं। लैक ऑफ अवेयरनेस एंड एजुकेशन। अब क्या है, इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हम अवेयर नहीं है, हमें कौन कौन से राइट्स मिले हैं ना, तो हमें एजुकेशन है। फिर क्या है, अगर हम एम्पावरमेंट करेंगे तो लड़कियों के ऊपर कंट्रोल कर सकती हैं वो, कि ऐसे सर्कमस्टेंसेस पे, ऐसी चीज़ों पे जो उनकी लाइफ को क्या कर रही हैं, इन्फ्लुएंस, एटलीस्ट अपनी लाइफ तो ठीक कर सकती हैं, ठीक है। और उनमें ऑटोनॉमी आ जाएगी, मतलब स्वायत्ता आ जाएगी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है स्वायत्ता, मतलब हर काम खुद अकेले करने की क्षमता। ये दो तरीके से भी हो सकती है, एक तो पर्सनल काम, जो भी उसकी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं, है ना, और दूसरा होता है ये जो हमारे ट्रेडिशन और जो कस्टम है, इसमें जो पुरानी चीज़ें चलती आ रही हैं, ये क्या कहते हैं, जो भी स्टीरियोटिपिकल रोल्स जो चलते आ रहे हैं, उसको चेंज करने की, ठीक है। तो ये था पूरा नीड और इंडिकेटर्स। अब आगे हम पढ़ेंगे क्या, आगे हम पढ़ेंगे, एक मिनट, क्या है, हाँ, एम्पावरमेंट, मतलब क्यों ही उसके कुछ रूल्स हैं, मतलब NEP वगैरह ये सब पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। आगे है वैसे, एक मिनट, रोल ऑफ एजुकेशन, है ना। रोल ऑफ एजुकेशन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो रोल ऑफ एजुकेशन पढ़ेंगे और फिर इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे, ओके। आगे आ जाते हैं, आगे है रोल ऑफ एजुकेशन इन एम्पावरिंग गर्ल चाइल्ड। मतलब एजुकेशन का क्या रोल है नारी सशक्तिकरण में। तो क्या है, देखिए बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आई कि सेक्स रेशियो गिरने लगा, लिटरेसी रेट कम, लो लिटरेसी रेट, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अनएम्प्लॉयमेंट, है ना, लो मेडिकल फैसिलिटी, ये सब चीज़ें क्या हुई, ये सब समस्या आ जाती हैं हमारे सामने अगर हम क्या करेंगे, इनका एम्पावरमेंट नहीं करेंगे तो, ठीक है। अब आप कैसे एम्पावरमेंट कर सकते हो, है ना। अब आप, ऐसा तो नहीं है कि हॉस्पिटल पे हॉस्पिटल बनवा दो, ये कर दो, वो कर दो, नहीं। इसका एजुकेशन से आप कैसे एम्पावरमेंट करोगे, तो दो तरीके होते हैं, एक तो फॉर्मल और एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन। वही पढ़ेंगे कि हमने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं फॉर्मल एजुकेशन में और नॉन फॉर्मल एजुकेशन में हमने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। फॉर्मल एजुकेशन होती है स्कूलिंग, मतलब आप जैसे स्कूल जाते हो, आप जैसे दो होती है ना, एक फॉर्मल एक नॉन फॉर्मल। फॉर्मल में क्या होता है, हमें स्कूल जाना पड़ता है, ठीक है, और नॉन फॉर्मल में क्या होता है, हम अपने घर पे बैठ के शिक्षा ले सकते हैं, ठीक है, स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें एक स्ट्रिक्ट करिकुलम होता है, स्टैंडर्डाइज करिकुलम होता है। करिकुलम इसमें भी होता है, इसमें आपको पेपर देने के लिए भी स्कूल जाना पड़ता है, इसमें आप क्या है, सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए ही जाओगे, ठीक है। तो क्या है, फॉर्मल एजुकेशन लिंक्ड होती है स्कूल से, मतलब आपको फुल टाइम स्कूल जाना है, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, करिकुलम एक्टिविटीज़ सब में पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। जैसे सरकार ने क्या करा है, 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को क्या करी है, फ्री एजुकेशन दी है। अब इसमें भी ये देखा गया कि जो पास आउट हैं, जो मतलब 14 साल के बाद, जब वो मतलब 5वीं करने के बाद
सॉरी 8वीं करने के बाद क्या हुआ कि जो पास आउट बच्चे हैं, है ना, उसमें लड़के ज़्यादा हैं लड़कियां कम हैं, ये भी समस्या आ गई। अब ये समस्या क्यों आई? क्योंकि नामांकन में तो सब थे लड़के लड़कियां, है ना, लेकिन जो पास आउट हुए वो कम क्यों हो गए? तो इसमें क्या देखा गया, 2 टाइप के बच्चे होते हैं, 2 टाइप की लड़कियां थी, जिन्होंने एक तो कभी स्कूल ही अटेंड नहीं किया, और दूसरी थी ड्रॉप आउट। अच्छा, ये ड्रॉप आउट क्या होता है? आपने ना जब डीएलएड या बीटीसी या बीएड पढ़ा होगा तो आपने ये इसमें स्कूलिंग में पढ़ा होगा कि अवरोधन होता है। मतलब क्या होता है कि उन लोगों को रोक दिया जाता है किसी कारणवश, वो अपनी एजुकेशन क्या हो सकते हैं या आगे पूरी नहीं कर सक पाती हैं। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे कि उन्हें शादी हो जाए, है ना, घर में कुछ घर वाले इजाज़त ना दे पढ़ने के लिए, स्कूल जाने की अनुमति ना मिले, तो ऐसे बच्चों को हम ड्रॉप आउट की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, और भी कोई कारण हो सकते हैं, ये तो मैं एक जनरल कारण बता रही हूँ, और भी कोई कारण भी हो सकते हैं। फॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है, एकेडमिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, स्टैंडर्डाइज करिकुलम होता है, ओके, और फुल टाइम स्कूलिंग होती है। अब हम पढ़ेंगे नॉन फॉर्मल एजुकेशन कब पिक्चर में आया, कब हमें नॉन फॉर्मल एजुकेशन के बारे में पता चला। ठीक है, आई डोंट थिंक कि इसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सिर्फ पॉइंट्स ही हैं जिनको हमें पढ़ रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए लास्ट है, इसे फिर वाइंड अप करेंगे। लास्ट क्या है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन कब हमें पता चला नॉन फॉर्मल एजुकेशन, तो ये हमें लेट 60s या अर्ली 70s में हमें पता चला था। मतलब नॉन फॉर्मल एजुकेशन भी एक टर्म है जो पिक्चर में कब आई, जब लेट 60s या अर्ली 70s में आई थी। ठीक है, नॉन फॉर्म फिर क्या हुआ, जब गवर्नमेंट को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने नॉन फॉर्मल एजुकेशन सेंटर खोल दिए, है ना, तो इसमें लोगों ने फिर अपने आप को पंजीकृत कराया गया। ठीक है, फिर नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या कर रहे थे, इनका एक गोल था, वो फुलफिल कर रहे थे। किसका गोल था? यूईई। ये ना कभी कभी ना क्या होता है कि DSSB में या किसी में भी इनकी ना फुल फॉर्म्स आ जाती हैं। ठीक है, तो वैसे तो ये समझने वाला चैप्टर है पूरा, है ना, लेकिन आप ये फुल फॉर्म्स भी नोट कर लेना। तो यूईई की फुल फॉर्म है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का जो गोल है वो कौन पूरा कर रहा था? अब नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, अब ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है, लर्नर सेंटर्ड होती है। फ्लेक्सिबल क्यों होती है? क्योंकि देखो अब जैसे हमारा यूट्यूब ही है, ऐसे समझ लो। अब मान लीजिए मैं वीडियो 8:30 या 9 बजे के करीब डालती हूँ, ज़रूरी तो नहीं है कि आप 8:30 या 9 बजे देखते होगे, जैसी वीडियो पड़ती होगी कि भैया वीडियो पड़ गई है देख लेते हैं, है ना, तो आप कभी भी देख सकते हो, है ना। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल अपना काम उम निपटा के रात में 11 बजे भी देख सकते हो, अगले दिन देख सकते हो, और या फिर अभी नहीं देखनी है, कहीं शादी वादी में गए हैं तो 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद इकट्ठी देख ली, है ना। तो ये सब क्या है, ये आपके हिसाब से फ्लेक्सिबल ही तो है, मैंने तो वीडियो डाल दी, अब आप कभी भी देखो, है ना, यूट्यूब पे पड़ी हुई है, अब आप कभी भी देखो। लर्नर सेंटर्ड है, टीचर सेंटर्ड नहीं है। लर्नर मतलब लर्नर जो पढ़ रहा है, जो शिक्षार्थी है, उसको देख के जो भी करिकुलम वगैरह बनाया गया है कि वो उसका अहित ना हो। ठीक है, इससे क्या हुआ, ड्रॉप आउट रेशियो बहुत कम हो गया। ठीक है, क्लासेस क्या होती थी, बच्चों के कन्वेंस के अकॉर्डिंग होती थी। जैसे कि कहीं कहीं क्या होता है, स्कूल में तो एक प्रॉपर टाइम होता है कि सब सुबह 7 बजे आपको आना है, 1 बजे आपकी छुट्टी होगी। तो ये क्या है, ये बच्चों के कन्वेंस के अकॉर्डिंग नहीं है। अगर बच्चों से पूछा जाए तो बच्चे आराम से उठेंगे 9 बजे के बाद, है ना, फिर क्लास लेंगे। तो ये क्या होती थी, इसमें जो क्लासेस होती हैं वो बच्चों के कन्वेंस के अनुसार होती हैं। कोई भी ट्रेंड टीचर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, एक लोकल इंस्ट्रक्टर भी इन्हें पढ़ा सकता है। ठीक है, आपने देखा होगा कई सारे ये झुग्गी झोपड़ी और ऐसे स्लम वाले लोगों को बहुत सारे लोग ऐसी बोर्ड लगा के पढ़ाना शुरू कर देते हैं, है ना। तो ये लोकल इंस्ट्रक्टर भी उन्हें क्या कर सकता है, पढ़ा सकता है ये। और फिर नॉन फॉर्मल एजुकेशन फिर किसमें, अब जो NGOs है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, NGO की फुल फॉर्म भी लिख लीजिएगा, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वो इसमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ओके, तो ये कुछ रोल्स थे कि जिससे आप क्या कर सकते हो, गर्ल चाइल्ड को एम्पावर कर सकते हो। इसके बाद है कि हमारी सरकार ने क्या क्या स्टेप लिए हैं, इसमें आपके सारे आर्टिकल्स आ जाएंगे। आर्टिकल क्या कहते हैं 21A, है ना, आर्टिकल 45, आर्टिकल 51, और भी जितनी भी चीज़ें जो जैसे कस्तूरबा गांधी विद्यालय खोला था, ये कब खोला, ये जितनी भी चीज़ें हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे कल। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। कल हमारी यूनिट 12 कंप्लीट हो जाएगी और यूनिट 13 भी हमारी एक ही दिन की है। तो अब क्या करेंगे, फिर हम यूनिट 501 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और सपोर्ट करते रहिएगा। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार।